तो हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ 12th फिजिक्स यूनिट 1 का पार्ट 2। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो तैयार हो जाइए। लास्ट के वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क बनाने के लिए आप लोगों को दिए थे। आई होप कि आप लोग बनाए होंगे। काफ़ी बच्चों का आंसर भी आ रहा है मेरे पास। काफ़ी बच्चों ने सही तरीके से बना लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप बना लें। किसी तरह की परेशानी हुई है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप भावनाओं में बस बह जाएं, इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपको इस चैनल पर आपके पढ़ाई से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है कूलम्स लॉ। तो चलिए सबसे पहले इनको देख लीजिए। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यह कूलम्स लॉ का आविष्कार किया, खोज किया, इसके बारे में रिसर्च किया। इनका नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। क्या नाम है? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। ये आपके एग्जाम के लिए याद करने की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। इससे आप इस टॉपिक से क्या कर पाएंगे, अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। आपको इनका थ्योरी जो है वह याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का यह टॉपिक। मैं गौतम राज आपको मैं बताऊंगा कूलम्स लॉ, वो भी क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार देखे गए हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वह क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक बात तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आपके सिलेबस में इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अच्छे से इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे मेरे साथ। आप सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डील कर दूंगा, लेकिन कुछ तो आप अपने से कीजिएगा। अब कितना स्पून फीडिंग तो नहीं, आप बच्चे तो बिल्कुल नहीं है कि आपको चम्मच से लेकर हर एक चीज़ पिलाया जाए। कुछ तो मेहनत आप अपने से करेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखेंगे तो आपको थिंग्स जो हैं, इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो जल्दी से आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता है वह कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है? हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो ही सकता है कि स्टेट कीजिए, कूलम्स लॉ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए जा सकते हैं, वह ऑन व्हाट फैक्टर डज कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड्स। ठीक है, किस किस फैक्टर पर कूलम्स का कांस्टेंट जो है वह डिपेंड करता है। और क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं इसमें? SI यूनिट ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ का SI यूनिट क्या होगा यह भी दिख सकता है आपको। SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसके भी आपको दिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आप बताइए कि क्या होगा। यूनिट इट्स डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी देखने के लिए मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं इसके डायमेंशन। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, बताइए कि कूलम्स लॉ में क्या कमियां हैं, क्या खराबी हैं, किस किस जगह पर काम नहीं करता है। यह भी चीज़ आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट कहा जा रहा है और इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकलता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या निकलता है कूलम्स लॉ का, सबसे पहले देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड
ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, किसी भी तरह का फोर्स क्रिएट हो रहा हो, लास्ट वीडियो में आप सीखे होंगे कि हमारा चार्ज जो है वह क्या करता है, एक फोर्स महसूस करता है। वह फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। अगर सेम चार्ज हुए, सेम टाइप के चार्ज हुए तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज हुए तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। आपको ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, जो कि अट्रैक्टिव भी टाइप का हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि ये सारे पार्ट जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट हैं, इसमें चार्ज जो है वह हमारा चलेगा नहीं, स्थिर रहेगा। तो हमारा चार्ज कैसे कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यह क्या होगा, हमारा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ओके, और क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा। ठीक है, किसके, तो उन दो चार्ज के बीच में जो दूरी होगी उसके स्क्वायर के, यह क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे चार्ज की दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वह स्क्वायर के टर्म में घटता चला जाएगा। ओके, तो कितनी बात निकल कर आई, दो बातें निकल कर आई। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ कितनी बातें हमारी यहाँ पर निकल कर आई। तो यहाँ पर हमारी दो बातें निकल कर आई। एक बात तो हमारा निकल कर आया कि फोर्स हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके, तो दो चार्ज के, Q1 और Q2 चार्ज के। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक चार्ज हमारा यहाँ पर है Q1 नाम का, और एक चार्ज हमारा यहाँ पर है Q2 नाम का, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, R दूरी है। तो हमारा जो फोर्स यहाँ पर क्रिएट होगा वह चाहे अट्रैक्टिव टाइप का हो, रिपल्सिव टाइप का हो, दोनों ही टाइप का जो फोर्स क्रिएट होगा इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, और क्या कहा हमारा इस लॉ में, तो और कहा कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैंने r डिस्टेंस माना है तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल कर हमारे पास आता है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें तो हमको क्या लेकर आना होगा, एक कांस्टेंट लेकर आना होगा, k कांस्टेंट, और ये Q1 बाई Q2 तो हम कर ही देंगे, और डिवाइडेड बाई हम क्या कर दिए, R स्क्वायर कर दिए। ओके, कर दिए, क्लियर है। तो ये मेरा कूलम्स लॉ जो है इस बात को बता रहा है। अब यह k कांस्टेंट क्या है, तो k कांस्टेंट को इसका वैल्यू निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन डालें। क्लियर है। तो इस k कांस्टेंट का जो वैल्यू निकल कर आया वह क्या वैल्यू निकल कर आया, तो वह वैल्यू निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस k का वैल्यू क्या निकल कर आया, इस k का वैल्यू निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डाल दें तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, अब आप सोचेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, ये है हमारा
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या है ये एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे दो चार्ज रखे हुए हैं, इन चार्ज के बीच में कुछ तो मीडियम होगा, वैक्यूम होगा, एयर होगा, या फिर कोई फर्दर मीडियम होगा। तो उस मीडियम का क्वालिटी जो है ये हमारा परमिटिविटी जो है बताता है, ठीक है। उस मीडियम का क्वालिटी ये हमारा परमिटिविटी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए कि क्या है कि मान लीजिए कि अगर वैक्यूम में दो चार्ज रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फोर्स जा रहा है, कहीं उस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उस मीडियम का डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, वैसे वैसे फोर्स को जाने में भी परेशानी होगी। तो उसी का क्वालिटी बताने के लिए यहाँ पर परमिटिविटी जो है इस टर्म को लेकर आया है, जिससे हमारा यह k जो है वह डिपेंड कर रहा है, हमारा कांस्टेंट जो है वह डिपेंड कर रहा है। अलग अलग मीडियम होगा तो अलग अलग उसका परमिटिविटी का वैल्यू होगा। अच्छा, तो अब देखेंगे इस परमिटिविटी का फ्री स्पेस का अगर हम बात करें, अगर हम वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए बात करें तो इस परमिटिविटी का जो हमारा वैल्यू होगा वह कितना होगा? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इतना हो जाएगा वैल्यू। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी का वैल्यू किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है। या तो हवा है नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो वैसे केस में हमारा परमिटिविटी का वैल्यू इतना हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम इसका वैल्यू यहाँ पर लाकर डालेंगे, जब हम वैल्यू 1/4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इस वैल्यू को लाकर जब हम डालेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या वैल्यू निकल कर आएगा? हमको जो वैल्यू निकल कर आएगा वह होगा 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा? देख रहे हैं ये नीचे आ गया है तो नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मेरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कूलम स्क्वायर, इसका कूलम स्क्वायर। चलिए, ठीक है, दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर होना चाहिए, एक चार्ज होता तो कूलम होता। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लाकर रखेंगे तो मेरा फाइनल जो है वह फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला मेरा क्या निकल कर आएगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला जो है वह निकल कर आ गया। कूलम्स लॉ के अनुसार अगर दो चार्ज r डिस्टेंस की दूरी पर होंगे तो हमारा उसके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वह कुछ इतना लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, नोट कर लेंगे। स्नैपशॉट लेना हो तो स्नैपशॉट भी ले लेंगे। चलिए, तो क्लियर हो गया यह बात। अब हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस किस फैक्टर पर हमारा कांस्टेंट जो है वह डिपेंड करेगा। ये जो कांस्टेंट है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो एक तो फैक्टर होगा हमारा द मीडियम बिटवीन चार्ज, ठीक है, इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा? द यूनिट यूज्ड, ठीक है, इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसकी डिस्टेंस की दूरी सेंटीमीटर में ले लें,
और कभी हम डिस्टेंस की दूरी हम मीटर में ले लें तो उस बात पर भी हमारा इस कांस्टेंट के का वैल्यू डिपेंड करेगा। देख रहे हैं आर स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पर हो गया है, तो उस बात पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा कौन सा बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो मीडियम है उस पर भी यह डिपेंड करेगा। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी कि हमारा कांस्टेंट जो है वह किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है। यूनिट तो निकल चुका है, देख रहे हैं आप, यूनिट हमने निकाल लिया है। अब हम इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो हमारा डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए यूनिट निकालना हो या फिर डायमेंशन निकालना हो तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के ही हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे कैसे हम किसी भी चीज़ का यूनिट और डायमेंशन हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको किसी चीज़ का यूनिट नहीं मालूम है और डायमेंशन नहीं मालूम है तो आप उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको यूनिट मालूम है तो आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आता है, हमारा फॉर्मूला क्या हुआ था, 1 फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का हमको यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालना है, यही ना करना है। तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आ जाते हैं, फोर्स को इधर लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा F 4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे हमको अगर यूनिट अगर निकालना है इसका, ठीक है, अगर हमको यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये नीचे में है तो नीचे में है तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन का -1 हो जाएगा। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारा, कूलम होता है। 2 चार्ज है ऊपर में ही है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो नीचे में है तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर का -2 हो जाएगा। इसको हम अरेंज करके लिख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं, इस प्रकार से हम इसका यूनिट निकाल लिए, आसान है बिल्कुल। अच्छा, डायमेंशन भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, देखेंगे। तो हमारा क्या आया है, कुछ इस प्रकार से आया है एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t का -2। ठीक है, यह फोर्स का डायमेंशन हो गया। चार्ज, कल ही मैंने आपको बताया है कि चार्ज का डायमेंशन हमारा क्या होगा, चार्ज का फॉर्मूला ITQ इज इक्वल टू IT होता है। I का यूनिट एम्पेयर होता है, तो हम उसको डायमेंशन में शो करने के लिए A से शो करते हैं। तो हमारा चार्ज का क्या हो जाएगा, डायमेंशन 80 हो जाएगा। याद नहीं है तो आप पीछे का वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, अब हो गया हमारा डिस्टेंस। 4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डिस्टेंस तो r का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या है, दूरी है, लेंथ है, तो r का डायमेंशन हो जाएगा l। देख रहे हैं, क्लियर है। अब हम इन सभी को क्या करते हैं, यहाँ पर लाकर रख देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं। फोर्स का नहीं, हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में हम ये सभी डायमेंशन को हम डाल देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स हमारा किधर है, नीचे है, तो मैंने लिख दिया इसको mL/t का -2 कर दिए। ठीक है, इसका तो कुछ भी नहीं करना है, Q1 Q2 का कर देते हैं। तो इसका हो गया 80, इसका भी हो गया 80। ठीक है, नीचे में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का L का स्क्वायर। देख रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा, हमको निकल कर आएगा एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा, m किधर है, नीचे है, तो m का ऊपर में करेंगे तो -1 हो जाएगा। देख रहे हैं, L एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है,
तो टोटल कितना हो गया, L का पावर 3 हो गया, नीचे में है तो हम इसको ऊपर में ले जाएंगे तो -3 कर देंगे, ठीक है। टाइम के साथ देखिए t यहाँ पर -2 है तो -2 है तो ऊपर में चल जाएगा तो t² हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 t है तो इसका क्या हो जाएगा, t का 4 हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा, बच गया a, तो a भी हमारा 2 है, तो कंप्लीट हो गया डायमेंशन इसका। देख रहे हैं आप, याद रखेंगे इस तरीके से। तो जिन्होंने स्नैपशॉट नहीं लिया या स्नैपशॉट लेना है तो ले लेंगे, मैं तो स्नैपशॉट ले लेंगे इसका। तो चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें इस क्वेश्चन की निकल कर चली आई। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट उस क्वेश्चन में था कि कूलम्स लॉ की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमी है। तो कूलम्स लॉ का जो सबसे पहला कमी है कि यह पॉइंट चार्ज के लिए बहुत अच्छा है जब रेस्ट पर हो, ठीक है। अगर चार्ज जो है वह पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन चार्ज अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा, बड़ा चार्ज हो जाएगा तो उसके लिए यह अच्छा नहीं है, वहाँ पर यह फेल हो जाता है। चार्ज मूव करने लगेगा तो भी यह फेल हो जाता है। तो मैंने लिख दिया है कि पहला लिमिटेशन कौन सा है, इट होल्ड्स गुड फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, यही इसकी लिमिटेशन है, इतनी ही दूर तक यह काम करेगा। दूसरा क्या है कि यह एक बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। इसका वास्तविकता में कहीं ना कहीं अगर हम लोग आते हैं तो यह बिल्कुल परफेक्ट नहीं उतरता है, तो बस एक्सपेरिमेंट के लिए ही यह लॉ है, उसके आगे इसमें कमी बन जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर पर ही यह काम करता है, ठीक है। अगर इससे कम डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे तो इसका वैलिडिटी जो है वह खराब हो जाएगा, यह सही ढंग से वैल्यू नहीं बताएगा। तो इतने ही डिस्टेंस तक यह काम करता है, यह भी इसकी कमी है। उसके बाद क्या है इसकी कमी है कि फ्यू किलोमीटर तक ही यह सही वैल्यू देता है, ठीक है। मिनिमम में 10⁻⁻15 और मैक्सिमम में फ्यू किलोमीटर तक ही यह सही है, उसके बाद यह सही नहीं है। उसके बाद इसका क्या कमी है कि यह मीडियम पर डिपेंड करता है, जब जब मीडियम बदलेगा तब तक यह कानून भी बदल जाएगा। 1/4πε0 का जो हम लोग सीधा सीधी वैल्यू रख दे रहे हैं 9 × 10⁹ वह नहीं वैल्यू रख पाएंगे, ठीक है। तो यह मीडियम पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक जगह अप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट वैल्यू आए, इस बात का कोई जरूरी नहीं है, ये बात ऐसा परफेक्ट नहीं बनता है, तो यह एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी आप समझ गए। तो आई होप कि आप अपने पूरे क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ से दे पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट इसी बात पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर है। तो आपको बताना है कि इनके बीच में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम कि हमारा यहाँ पर है प्रोटॉन, प्रोटॉन में हमारा क्या होगा +Q हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या हो जाएगा -Q हो जाएगा। दोनों पर एक ही चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन क्या होगा + का अंतर होगा, और इनकी बीच की दूरी है r, ठीक है। क्लियर है। तो आपको बताना है कि फोर्स इनके बीच में कितना लगेगा। तो हमारा यहाँ पर चार्ज हमारा किस प्रकार से हो जा रहा है, चार्ज हमारा +Q जो है वह मैं सीधे लिख देता हूँ, चार्ज जो है हमारा Q1 चार्ज जो है वह हमारा क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन है हमारा तो प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस चार्ज होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा।
Q2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या होगा, माइनस ई चार्ज होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ध्यान रखना है कि मीटर में ही डिस्टेंस को यूज करना है, तो मीटर में यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने फॉर्मूला में डाल देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला में अपने वैल्यू को रखेंगे और हम लोग क्या कर लेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, यूज कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस लगा देता हूँ किसी एक के पहले, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 0.036 न्यूटन। ठीक है, माइनस में निकल कर आया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन shows there is attractive force। तो नेगेटिव साइन जब भी आए तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स जो है वह लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डिराइव कूलम्स लॉ एक्सप्रेशन बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो कूलम्स लॉ को अब क्या करना है, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से बताना है, वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो देख लेते हैं कि इसको अब हम लोग कैसे बताएंगे कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम कूलम्स लॉ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहले एक एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, इस एक्सिस में हमारा यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2। ठीक है, इस चार्ज Q1 की जो दूरी है वह R1 दूरी है, इस चार्ज Q2 की जो दूरी है वह R2 दूरी है। तो इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह R1 माइनस R2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है। हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉन्स्टेंट इसका तो कोई वेक्टर नहीं होगा, तो इसको हम सिंपल ही तरीके से लिख देते हैं। Q1 Q2 ये भी हमारा क्या है, चार्ज है, वेक्टर हमने कल नेक्स्ट वीडियो में ही बताया है, लास्ट वीडियो में ही आपने सीखा है कि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो हम सीधा सीधी चार्ज को भी लिख देते हैं Q1 Q2। ठीक है, अब आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का तो डायरेक्शन से लेना देना है, तो हम इसको कर देते हैं, डिस्टेंस हमने कैसे निकाला है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में हम यहाँ पर कर देते हैं R यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ध्यान देंगे, जब भी हम किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म को लिखकर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और उस वेक्टर क्वांटिटी में से हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो उसमें क्या बचेगा, केवल डायरेक्शन बचेगा। तो इसीलिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर में हमारा क्या होता है, केवल डायरेक्शन होता है, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो यहाँ मैंने कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो आगे सॉल्व करूँगा, ये वाला चीज़ मैं रखूँ तो R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मतलब केवल उसका मान, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रख दूं, तो इसको रखूंगा तो मुझे क्या निकल कर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, फिर r1 ऊपर से लिखता हूँ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, फिर से इसको लिख देता हूँ। कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगी, जो लोग तेज होंगे वो तो समझ जाएंगे, सबके समझने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है, कुछ मेडिकल वाले भी होंगे। तो फिर से मैं इसको लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का स्क्वायर। अब r यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो गया है, ये हो गया है, तो इसको रख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ रहे हैं आप? तो चलिए फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर है और एक ये है r3, और ऊपर में भी हो गया मेरा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकल कर चला आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह दो चार्ज के बीच का फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, उसमें ऐसा कंडीशन अब हमारे पास है कि हमारे पास दो से ज़्यादा चार्ज हो गए हैं। तो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चार्ज हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है। इस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यह स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम पर यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है और आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वह क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज अराउंड इट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी के अगल बगल में पॉइंट चार्ज की संख्या काफी ज्यादा है, तो जो टोटल चार्ज, जो टोटल फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा वह हमको कौन बता रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहा है। हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यही चीज पता चलता है। तो मान लेता हूं, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक्सिस ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया है, चार्ज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज हो गया, Q3 हो गया, इस तरीके से हमारा QI चार्ज तक हो गया, 1 2 3 4 जितने नंबर ऑफ चार्ज है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, कोई Q0 चार्ज है। ओके, तो हमको पता करना है कि इस Q0 चार्ज पर इन सभी चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर निकल कर चला आएगा। तो बिल्कुल वही लास्ट टाइम के हिसाब से ही बताता हूँ, इसलिए मैंने वेक्टर वाला जो है पहले बता दिया। तो मान लेता हूँ कि इस चार्ज का दूरी जो है वह R1 दूरी है, इस चार्ज की जो दूरी है वह R2 दूरी है, इस चार्ज की जो दूरी है वह R3 है, और इस चार्ज की दूरी जो है वह RI है। ठीक है, तो मुझे अब इसका टोटल फोर्स एक्सर्ट करना है। टोटल फोर्स कितना निकला है वह लगेगा, वह हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, Q0
इंटू हमारा जो भी चार्ज हो, ठीक है, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जितना नंबर ऑफ चार्ज है तो उन सभी नंबर ऑफ चार्ज QI डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। और अगर इसको हम टोटल वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो अभी अभी हमने लिखा है कुछ इस प्रकार से, क्लियर है। तो अब इसको हम लिख देते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, तो और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, इसी पर हम पता कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब इतने सारे चार्ज हैं, ठीक है, तो इतने सारे चार्ज हैं तो इन सभी चार्ज का हम क्या कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक हम एडिशन कर रहे हैं, तो जितना नंबर ऑफ चार्ज है वहाँ तक एडिशन कर रहे हैं। एन हमारा अभी क्या है, तत्काल यहाँ पर आई है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज हमने कितना माना, यहाँ पर आई माना है, तो हमारा अब क्या हो जाएगा QI, ओके। और डिस्टेंस हमारा जिस तरीके से दूरी है तो हमारा डिस्टेंस की दूरी कितनी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर R0 माइनस R1 कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्यूब, तो ऊपर में भी कर देते हैं R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चा लोग। कोई दिक्कत होगा तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक से आप मुझसे चैट कर सकते हैं, वेबसाइट का भी लिंक है, ऐप भी डाउनलोड करने का लिंक है। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा देंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरी फीस आपको तो मालूम ही है, फीस क्या देना है, आपको अपने ही दोस्तों तक इसे शेयर कर देना है। तो चलिए, आई होप कि आप यह भी क्वेश्चन अच्छे से कर जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2018 का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2018 अब करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्ज है, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। इसको कहाँ रखा गया है, कोना पर रखा गया, कॉर्नर पर, किसके, स्क्वायर के, जिस स्क्वायर का साइड जो है वह A वैल्यू का है। तो बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा चार्ज पर। देख लीजिए, CBSE 2018 का क्वेश्चन है यह। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, काफी नंबर का यह क्वेश्चन होगा, आसान क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएगा। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं, Q पर हमको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है इधर चला आया है, तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से स्क्वायर बना लेते हैं। इस स्क्वायर का, ठीक है, साइड जो है वह A है। अब हम यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं जिसका नाम है हमारा कैपिटल Q। यहाँ पर जो चार्ज है इसका नाम है स्मॉल q। इसी तरीके से यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, वह है कैपिटल Q। यहाँ पर जो चार्ज है वह स्मॉल q, ठीक है, क्लियर है। नाम दे देते हैं, इस साइड का नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इस साइड का नाम है D, क्लियर है। देखेंगे अब क्या करते हैं, अब इसका हम वेक्टर का हिसाब किताब लगा देते हैं। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वह कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा, ठीक है। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वह कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा। इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वह कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा, देख रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, सभी का नाम दे देता हूँ, सबका नाम दे देता हूँ। चलिए, तो इसका ये फोर्स हमारा हो गया F1 वेक्टर, ठीक है, यह फोर्स हो गया हमारा F2 वेक्टर, यह हो गया हमारा F3 वेक्टर,
फिर से देख लीजिए, यह फोर्स किसके कारण है, इसके कारण है। यह फोर्स किसके कारण है, इसके कारण, इन दोनों के बीच में। यह फोर्स इन दोनों के बीच में। हमको यहीं पर तो पता करना है, बोल रहा है कि क्यू पर पता करना है। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसका लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम F1 फोर्स के बारे में लिखते हैं। F1 फोर्स वेक्टर क्या होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किन किन चार्ज के बीच में है, Q और Q चार्ज के बीच में। तो Q और Q चार्ज के बीच में इनके बीच की दूरी कितनी है, तो A दूरी है, तो हम लिख देंगे A²। ठीक है, F1 वेक्टर हो गया। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिखना है, अगर आप सीधा सीधी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सीधा सीधी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सीधा सीधी फॉर्म में इसको रखते हैं, वेक्टर फॉर्म से तत्काल जो है इसको हटा देते हैं। चलिए, वेक्टर फॉर्म में तो कह नहीं रहा है ऐसा कुछ लिखने के लिए। ठीक है, सीधा सीधी पूछ रहा, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से F2 फोर्स निकाल लेते हैं। तो F2 फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F2 फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F2 हमारा किसके किसके बीच में लग रहा है, ये वाला है ना, इसके और इसके बीच में। तो इसकी डिस्टेंस की दूरी क्या होगी, क्या हाइपोटेनस है ना यह तो। ठीक है, तो h² क्या होता है, h² P² प्लस B² होता है। तो h क्या हो जाएगा, √अंडर P² प्लस B² हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, a ही है, तो A² प्लस A² हो जाएगा √अंडर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, √2a हो गया। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, √2a हो गया। तो मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, चार्ज Q और Q दोनों बड़ा चार्ज है, Q और Q, और डिस्टेंस कितना हो गया है इसके बीच का, तो √2a हो गया है स्क्वायर। हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब तीसरा नंबर फोर्स, तो तीसरा नंबर फोर्स भी लिख देता हूँ, F3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बड़ा चार्ज छोटा चार्ज और बीच की दूरी a है, a का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका जोड़ देते हैं इन सभी को। तो सभी को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, F3 वेक्टर और F1 वेक्टर, ये दोनों अलग अलग दिशा में, एक ऐसे है एक ऐसे है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं इधर बीच में होगा, है कि नहीं। देखिए ऐसे, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम F1 F2 F3 निकाल लिए हैं। अब इसका टोटल रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा। तो हमको अब रिजल्टेंट निकालना, तो सबसे पहले हम देखेंगे F1 और F3। तो F1 हमारा कैसे जा रहा है, F1 मेरा ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो हमारा F3 फोर्स जो है कुछ इस प्रकार से है, ऊपर की ओर लग रहा है, और F1 फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ F'। तो F' फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, F' फोर्स हो जाएगा हमारा √अंडर F1 फोर्स का स्क्वायर प्लस F3 फोर्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F1 फोर्स का स्क्वायर और F3 फोर्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा Q ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो भी चेंजेज होगा केवल क्या होगा, इसमें और इसमें काम हो रहा है। ठीक है, तो टोटल ये हमारा कितना निकल कर आएगा, टोटल हमारा निकल कर आएगा, मैं लिख देता हूँ √2 Q A²
ठीक है, जैसे ये वाला निकाले थे, ठीक है, वैसे ही हम इसको भी निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये फोर्स इधर हम निकाल लिए हैं, इस यहाँ पर एक फोर्स हम निकाल लिए हैं, ठीक है, जो कि एफ डैश निकाल लिए हैं। अब एफ डैश पर F2 भी है, कहाँ पर देखेंगे तो ये एफ डैश पर तो एफ डैश तो है ही, साथ में यहाँ पर F2 भी है, तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द लाइन है। तो हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, एफ टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 प्लस एफ डैश। तो F2 हमारा क्या है, ये वाला है, तो हम इसको लाकर जोड़ देते हैं। तो इसको लाकर जोड़ेंगे तो क्या आंसर होगा बच्चों, सॉल्व करके बताएंगे। जो भी आंसर होगा क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसका F2 और इसका करना है, तो मैं क्या करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर ही लेकर आ जाते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में कौन कौन बच गया भैया, अंदर में बच गए हैं Q और Q, और इसका क्या है √2 और A का होल स्क्वायर, यही है ना। अच्छा, प्लस एफ डैश का कौन कौन आ गया, तो √2 Q और A स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे एक और पेज की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर कोशिश करता हूँ इसको हटाने का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो √2 यहाँ पर स्क्वायर होकर हो गया 2, ठीक है, और A स्क्वायर तो हो ही गया, तो A स्क्वायर भी हो गया और इधर Q हो गया। तो मैं Q बड़ा वाला Q को भी एक बाहर कर लेता हूँ, बड़ा वाला Q को भी बाहर कर लिया। अच्छा, A स्क्वायर दोनों में हो गया, तो मैं क्या करता हूँ A स्क्वायर को भी बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। अंदर में अब कौन कौन बचे हैं साहब, तो अंदर में बचा है इधर एक Q, ठीक है, और इधर हो चुका है 2, ओके, इधर हो गया √2, इधर एक छोटे वाले Q साहब बचे हुए हैं, बस इतना ही है ना, ओके। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। 2018 का क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंपेयर करके बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, क्या अंतर है। तो देखेंगे बच्चों कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह कैसा है हमारा, अगर हम Fe लिखें तो Fe इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिखें तो अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा हो जाता है। तो देख रहे हैं कि ये कुछ ये और कुछ ये, ठीक है, ये समानता है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो वस्तु के बीच में मास को लेकर जब उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई इधर एक भारी वस्तु है, कोई इधर एक भारी वस्तु है, तो इसका M1 इसका M2, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है। यूनिवर्सल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया में सब जगह काम कर रहा होता है। और ये जो है हमारा यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, अभी आप सीख चुके हैं। तो देख रहे हैं, और डिस्टेंस भी दोनों
दोनों में क्या है, नीचे में ही है। जैसे जैसे इन दोनों भारी वस्तु को हम लोग दूर करते जाएंगे, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही हो रहा है। तो ये दोनों फोर्स जो है कुछ एक समान दिखते हैं, एक समान काम करते हैं, कुछ जो अंतर है इनके बीच में वो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है और रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। दोनों टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह दो चार्ज के बीच में लगता है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह दो मास के बीच में लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, 10⁻36 टाइम्स बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यह वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। अगर यह कमज़ोर नहीं होता तो पता चलता है कि सामने रखा हुआ टेबल जो है वो आपके पास चला आता, किताब जो है वो उड़कर आपके पास चला आता। तो किताब और आपके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है, इसीलिए वो उड़कर अपने आप नहीं आ रहा है। अच्छा, और क्या क्या है, तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मीडियम पर जहाँ पर इसको रखा गया है। ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बस मास पर ही डिपेंड करता है। यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यह भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसमें डिस्टेंस जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें भी डिस्टेंस जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है ऐसा कह सकते हैं, यह भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है ऐसा कह सकते हैं। यह एक सेंट्रल फोर्स है जो कि दो लाइन ज्वाइन होने वाले दो चार्ज के बीच के बीचों बीच लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से लगता है ना, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो इसी लाइन पर लग रहा है, यहाँ पर कुछ नेट निकल कर आ रहा है। ये भी उसी प्रकार से है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी सेंट्रल फोर्स है, दो मास को लेकर लगता है। यह कंजर्वेटिव फोर्स है, यह भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है बच्चों, इतने ही पॉइंट देखेंगे, और भी ज़्यादा पॉइंट आप देख सकते हैं इसको लेकर। तो आई होप कि आप इसको भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्नैपशॉट नहीं लिया तो स्नैपशॉट ले लें, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, तब ले लीजिए स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। अच्छा, 9वां पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यह भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा। ओके, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और मेरी फीस के अनुसार आप अपने ही जैसे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक्स, बाय बाय।